नमस्कार दोस्तों एवं डियर स्टूडेंट। पहले तो वीडियो में इतना लंबा गैप होने के लिए आप सभी से सॉरी। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स कैप्सूल के इस सेगमेंट में हाल के दिनों में हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम समग्रता में समझने का प्रयास करेंगे, जो आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक एक करके घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो घटना है, कैलाश मानसरोवर लिंक रोड का भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यह जो लिंक रोड है, ये उत्तराखंड के धारचूला से लेके लिपुलेख दर्रे को जोड़ेगा और ये जो मार्ग होगा वो 80 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इस मार्ग का निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है, जो कि भारत के सीमावर्ती जो है या जो इंटरनेशनल बाउंड्री से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ रास्ता बनाने का कार्य करती है। और वर्तमान समय में इस संस्था के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हरपाल सिंह है। ठीक है, अब देखिए, ये जो धारचूला लिपुलेख मार्ग बना है, इस मार्ग के खुल जाने के बाद कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसका समय अवधि 7 दिन से घट के 2 दिन हो जाएगा। साथ ही यहाँ याद रखिएगा, पहले जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे तो उसके लिए जो मार्ग का अनुसरण करते थे वो एक मार्ग था कि आप नेपाल की राजधानी काठमांडू होते हुए फिर यहाँ आए। दूसरा आपके पास रास्ता क्या था कि आप नेपाल होते हुए नाथुला दर्रा, सिक्किम के नाथुला दर्रे से होते हुए आप कैलाश मानसरोवर पहुँचे। इन दोनों मार्ग की जो एक विशेषता थी कि इसके अधिकांश जो दूरी आप तय करते थे वो विदेशी क्षेत्रों से गुजर के करते थे। ये जो धारचूला लिपुलेख जब मार्ग खुल जाएगा तो कैलाश मानसरोवर की जो 85% यात्रा होगी वो भारत के क्षेत्र में होगी और 15% जो शेष जो मार्ग होगा वो चाइना के अधिग्रहित क्षेत्र तिब्बत से होकर गुजरेगा। यह एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र है ये न सिर्फ हिंदू के लिए बल्कि बौद्ध, जैन एवं चीन में अवस्थित बौद्ध जो धर्म है, इन चारों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। यह चीज़ और याद रखिएगा, जो कैलाश मानसरोवर है उसमें कैलाश माउंटेन को चीन में माउंट मेरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यह जब मार्ग खोला गया तो इस मार्ग को खोले जाने को लेके चीन सरकार ने बल्कि नेपाल सरकार ने इसका विरोध किया। नेपाल ने यह कहा कि यह जो मार्ग बना है वो भारत के क्षेत्र में नहीं बल्कि नेपाल के क्षेत्र में बना है। इस कारण नेपाल सरकार इसका विरोध कर रही है। यह एक चीज़ आप जानते रहिएगा, सुगौली की संधि जो 1816 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एवं नेपाल के राजा के मध्य हुई थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि भारत एवं नेपाल के मध्य जो सीमा का निर्धारण करेगी वो काली नदी करेगी और काली नदी के जो पूरब का हिस्सा होगा वो नेपाल का क्षेत्र होगा, जबकि काली नदी से पश्चिम का जो हिस्सा होगा वो भारत का क्षेत्र होगा। इस सुगौली के संधि को 1929 एवं 1960 में भी भारत एवं नेपाल के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। भारत का यह कहना है कि जो रोड बना है वो काली नदी के पश्चिम में, इसलिए भारत के क्षेत्र में है, यह नेपाल के क्षेत्र में नहीं है। एक यहाँ और बात याद रखिएगा, हाल ही के कुछ पहले जो है इसी क्षेत्र में काला पानी का विवाद भी आया था। ये काला पानी का जो विवाद क्षेत्र है ये काली नदी नेपाल और भारत की सीमा पे ही क्षेत्र अवस्थित है, जिसमें नेपाल का यह कहना था कि काला पानी जो रीजन है वो भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है, जबकि भारत का यह कहना था कि काली नदी के पश्चिम में अवस्थित होने के कारण काला पानी जो रीजन है वो भारत का क्षेत्र है। अब यहाँ समझिएगा, नेपाल द्वारा इस विरोध के पीछे कारण क्या है? तो पहला कारण यह है कि नेपाल भारत का विरोध करके
अपनी जो गृह राजनीति वहाँ की है उसमें जो अभी प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, वो कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव और नेपाल का चीन के तरफ झुकाव को भी इंगित करता है। ठीक है। अब दूसरी जो घटना है, जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है या विश्व का जो सबसे ऊंचा पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और चीन के सीमा पर अवस्थित है। इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, जबकि चाइना के लोग इसे झुमू लांगमा के नाम से जानते हैं। इस एवरेस्ट की चोटी पे चीन द्वारा 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई, ये भी आप जानते रहिएगा। अब जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है वह यह है कि भारत एवं चीन के सैनिकों के मध्य 2 जगहों पे सैनिक झड़प हुई। हालांकि यह सैनिक झड़प ज़्यादा बड़ा नहीं था, हाथापाई का ही मामला था, किंतु चीन के बढ़ते अतिक्रमण का ही यह एक परिणाम है। कहाँ कहाँ पे भारत एवं चीन के सैनिकों के मध्य जो विवाद हुआ, वो पहला जो क्षेत्र था, लेह के अगर आप पूरब में आएंगे तो आपको एक झील मिलेगा, पैंगोंग सो झील। इसी झील पे 3 इडियट का जो अंतिम पिक्चर है वो शूटिंग यहीं पे की गई थी। तो पैंगोंग झील के पास भारत की सेना एवं पीपुल लिबरेशन जो आर्मी चाइना की जो सेना है उनके मध्य झड़प हुआ। हालांकि बाद में चीन यहाँ से पीछे हट गया। दूसरी जो झड़प हुई थी भारत एवं चाइना के मध्य, वो सिक्किम के नाकुला सेक्टर पे। ये सिक्किम में अगर देखेंगे तो उत्तरी भाग में अवस्थित है नाकुला सेक्टर। यहाँ याद रखिएगा, नाथुला दर्रा से आप कंफ्यूज ना होइएगा। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम के साउथ और ईस्ट पार्ट में है, ये है नाथुला दर्रा। ठीक है, जो कि एक व्यापारिक मार्ग भी है। तो नाकुला सेक्टर जो कि सिक्किम के उत्तर में है, यहाँ पे झड़प हुई। बाद में जो चीनी सैनिक है यहाँ से पीछे हट गए। दूसरा एक और चीज़ याद रखिएगा, इसी नाथुला दर्रे के अगर आप नीचे बात करें तो ये भूटान है और यहाँ पे जो ये रीजन है ये चाइना का है और ये पूरा रीजन भारत का है। तो कुछ समय पहले अगर आपको याद होगा तो डोकलाम चर्चा में था। डोकलाम एक ऐसा क्षेत्र है जो ट्राई जंक्शन है, जहाँ पे भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलती है। यहाँ पे भी जो चीन है वो अतिक्रमण करके भूटान में सड़क निर्माण कार्य कर रहा था, जिसका भारत ने विरोध किया। तब जाके चीन यहाँ से पीछे हटा। अब याद रखिएगा, यहाँ पे चीन की भूमिका क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों यहाँ चीन हमेशा सक्रिय होता है। तो याद रखिएगा, ये जो पतला आपको गलियारा दिखाई दे रहा है, इसको हम सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं या इसे चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पे कब्जा कर लिया जाए तो भारत के जो सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन हो जाएगा। इसी कारण चीन यहाँ पे हमेशा सक्रिय रहता है। ठीक है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो घटना को देखें, उसको समझने के पहले 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा था उसे हटा के जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एवं दूसरा ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं इसे लद्दाख यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, और जिसकी राजधानी लेह है, जो कि इंडस नदी के दाएं तट पे अवस्थित है। अब याद रखिएगा, ये पूरा रीजन जम्मू कश्मीर का है जिसकी राजधानी श्रीनगर है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये लद्दाख है। इसे हम भारत के मैप में देखते हैं। किंतु अगर वास्तविक स्थिति देखें कि इस पूरे रीजन पे किसका किसका अधिकार है, तो उसे समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो मैं नया ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पूरा रीजन है जिसको मैंने शेडेड कर दिया है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और दूसरा ये जो रीजन है ये अक्साई
चाइना का रीजन है। भारत का क्षेत्र होते हुए भी पीओके पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जबकि अक्साई चीन पे चीन का अवैध कब्जा है। अब देखिए, इस जो पूरे शेडेड रीजन है, इसे पाकिस्तान अपना 5वां प्रांत घोषित किया था कुछ वर्ष पहले, और हाल ही के दिन में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस गिलगिट बल्तिस्तान प्रांत में चुनाव कराने का आदेश दिया, जिसका भारत ने विरोध किया। भारत का यह कहना है चूँकि ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न हिस्सा है और इस पे जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, तो इस पे चुनाव कराया जाना पूरी तरीके से गलत है। इसी कारण हाल ही के दिन में आप यह भी सुने होंगे कि इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी भारत का जो मौसम संबंधी डिपार्टमेंट है, उसने यह घोषणा की कि अब नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वो अपने मौसम बुलेटिन में जम्मू कश्मीर के साथ ही गिलगिट बल्तिस्तान प्रांत के लिए भी मौसम सूचना जारी करेगा। ठीक है, यह कि याद रखिएगा, जो IMD है इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मृत्युंजय महापात्रा हैं। ठीक है, अब जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है वो याद रखिएगा। जैसा हमने पढ़ा कि ये कैलाश मानसरोवर रीजन है, इस कैलाश मानसरोवर रीजन के पास ये कैलाश मानसरोवर रीजन के पास ये मानसरोवर लेक है और ये राकस ताल है। इस क्षेत्र से 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र होता है। पहली नदी जो यहाँ से ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, ये नदी है इंडस रिवर है, जो कि मानसरोवर झील के पास से ही बोखरचू से निकलती है। जबकि दूसरी नदी जो मानसरोवर झील के पूर्वी भाग से चिमयांगडुंग से निकलती है, वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यहाँ हम सांगपो के नाम से जानते हैं। राकस ताल से जो नदी निकलती है उसका नाम है सतलज। फिलहाल हम केंद्रित करेंगे इंडस नदी पर। इंडस नदी यहाँ से प्रवाहित होकर भारत के क्षेत्र में एक गौर्ज बनाते हुए प्रवेश करती है और लेह से गुजरते हुए पुनः यह जम्मू कश्मीर, जिसे हम पीओके अभी कहते हैं, वहाँ से गुजरते हुए यह पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान के कराची के बगल में ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब जो पीओके का क्षेत्र है, यहीं पे पाकिस्तान द्वारा हाल ही में डायमर बासा बाम निर्मित करने के लिए पाकिस्तान एवं चाइना के मध्य 442 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का समझौता हुआ। तो यहाँ याद रखिएगा, डायमर बासा जो डैम है वो पीओके क्षेत्र में है, इंडस नदी पे है। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना के मध्य समझौता हुआ है और यह प्रोजेक्ट पूरा होने का जो समय अवधि है 2028। इस बांध के बन जाने से इस पूरे रीजन में 4500 मेगावाट जो है वो बिजली का उत्पादन होगा, साथ ही बड़े पैमाने पे रोजगार सृजन होगा, ऐसा चाइना का कहना है। इस प्रोजेक्ट में 2 कंपनियां मिलकर बनाएंगी, एक तो चाइना पावर जिसका 70% हिस्सेदारी होगा, और दूसरा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान आर्मी की एक सब्सिडरी यूनिट है उसका। तो भारत ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो डायमर बासा डैम है ये एक पुरानी प्रोजेक्ट है। भारत के विरोध के कारण ही वर्ल्ड बैंक एवं एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB ने इस प्रोजेक्ट पे वित्त को उपलब्ध कराने के लिए मना कर दिया। जैसा आप जानते हैं, चाइना की एक पॉलिसी है डेप्ट पॉलिसी, जिसके तहत वो भारत के पड़ोसी देशों या जितने भी विश्व के उभरते हुए अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको वो ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण के जाल में फंसा के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनके गृह राजनीति का उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ 2 चीज़ें रखिएगा, जब ये डायमर बासा डैम बनेगा पीओके में, तो इससे बड़ी मात्रा में विद्युत का तो उत्पादन होगा ही, साथ ही पाकिस्तान क्षेत्र में इंडस नदी पे एक और डैम है टरबेला डैम, उसका लाइफ बढ़ जाए क्योंकि ये गाद की समस्या का भी निवारण करेगा। साथ ही याद रखिएगा,
ये जो डायमरबासा डैम है वो चाइना के वन बेल्ट वन रोड के तहत ही बनाए जा रहे पाकिस्तान के CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। CPEC क्या है? तो जैसे आप जानते हैं भारत के इस उत्तरी भाग में आप जाएंगे तो चाइना का सीमा स्पर्श करता है। तो यहाँ कसगर से लेके पीओके होते हुए ये जो है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा और इस पूरे रीजन में इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। रेल रूट, रोड ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ एक चीज़ और आप याद रखिएगा, चाइना की एक नीति है स्ट्रिंग पर्ल थ्योरी, जिसके तहत चाइना भारत के सभी पड़ोसी देशों में अपनी उपस्थिति ज़बरदस्त तरीके से दर्ज करा करके वहाँ के भौगोलिक स्थिति पे अपनी आधिपत्य स्थापित करके भारत को घेर रहा है। जिसका एक उदाहरण ये है। इसी तरह जब भारत के समुद्री क्षेत्र कभी हम देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कैसे चाइना, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, ठीक है, सभी देशों में कैसे अपना सैनिक बेड़ा स्थापित करके भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो के किसी सेगमेंट में आपको कोई कठिनाई होगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, उसे मैं आगे के वीडियो में स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।